जो भी मेरे जितने भी काम है, जो भी मेरा परिवार है, सब कुछ कहाँ इंडिया है, सारा मेरा खर्चा वर्चा सब कुछ इंडिया में। तो सर हम इंडिया के ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे, नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएंगे। क्या लगाव का इन द सेंस कि हमारा जो है कि इकोनॉमिक का मतलब पैसा, इकोनॉमिक का मतलब पैसा, गिव एंड टेक वाला रूल, तो वो इंडिया का 1 साल से ज्यादा रह रहा है तो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा, क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी कहां लाई कर रहा है, इंडिया में ही लाई कर रहा है। जो हमने पढ़ा ना नॉर्मल रेसिडेंट, वहीं से 2 नाम निकल के आता है। एक नाम निकल के आता है सिटीजनशिप, दूसरा नाम निकल के आता है रेसिडेंटशिप। फॉर्म हम कहीं भरते हैं तो हम सिटीजन के कॉलम में बिना कुछ सोचे समझे इंडियन लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, हमारे पास एक लीगल राइट है, हमारे पास एक लीगल कॉन्सेप्ट है कि हम इंडिया के ही सिटीजन है। तब मिलेगी जब रशिया की गवर्नमेंट खुश होकर एज अ गिफ्ट उसको दे कि हाँ ठीक है तुम हमारे यहाँ पैदा हुए, चलो लो हैप्पी बर्थडे, बर्थडे गिफ्ट लो, तुमको हम रशिया की सिटीजनशिप दे रहे हैं। ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, कई जगहों पे आप लोगों को फंसाता है कि कैन अ पर्सन बी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड रेसिडेंट ऑफ अनदर। बिल्कुल सही जवाब है सर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? फिर से एक बार हम आपके साथ अपनी नई वीडियो में जुड़ रहे हैं और कॉमेट हब परिवार की तरफ से सर हमारे तरफ से एक नया वीडियो आपके पास फिर से सेकंड चैप्टर की जो हमारी टॉपिक चल रही थी दैट वाज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर उसी पे हम बात कर रहे थे कि पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में मैंने ये बात किया था कि कैसे जो है कि क्या हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पढ़नी थी। मैक्रो की एक बेसिक चीज़ है जो नेशनल इनकम में आती है, जो हमें नेशनल इनकम में पढ़नी है। पहली चीज क्या थी, दैट वाज कि हम डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे सर? डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ रहे थे कि क्या होती है डोमेस्टिक टेरिटरी। पिछले वीडियो में देखिए हम लोगों ने यही पढ़ा था कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या थी, कि दैट वाज कि एक पॉलिटिकल बाउंड्री थी, एक क्या था, जियोग्राफिकल लोकेशन था, जहां पे जो है कि हम क्या करते थे, कोई पर्सन, कोई भी क्या पर्सन, कोई पर्सन, प्लेस, देखिए ध्यान से समझिएगा, कोई पर्सन, गुड्स और कैपिटल क्या करता था, फ्रीली मूव करता था। क्लियर है? देन उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि पॉलिटिकल फ्रंटियर्स क्या होता है, जहां पे गवर्नमेंट क्या कहती है कि एंजॉय करती है अपना फ्रीडम और हर जितने भी राइट्स होते हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज होती हैं वो गवर्नमेंट खुद इशू करती है। क्या करती है, सारी कुछ गवर्नमेंट बनाती है। देन उसके बाद सर हम लोगों ने जो है कि बात किया था किसका, डोमेस्टिक टेरिटरी के अगले चीज की, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या चीजें आती हैं, लाइक पॉलिटिकल फ्रंटियर्स की हम बात करते हैं। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स क्या क्या आते हैं, जिसमें जो है कि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, एम्बेसीज बताया था मैंने कि एम्बेसीज क्या होती हैं। फॉरेन की एम्बेसी इंडिया में है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी, और इंडिया की एम्बेसी फॉरेन में है तो वो फॉरेन की डोमेस्टिक टेरिटरी में। कॉन्सुलेट्स बताए थे, फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लोग, मिलिट्री बेसिस, ये सारी बातें, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स की बात हुई थी। देन उसके बाद फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, ये सारी चीजें बात किया था हम लोगों ने पिछले क्लास में। और चलिए सर उसी ऑन द टॉपिक को कवर करने के लिए सर हम क्या करते हैं, हम एक अगले अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज क्या आता है, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है। अगली टॉपिक जो हमारा चल रहा है दैट इज नॉर्मल रेसिडेंट क्या है। अब सर ये नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको समझनी है। ठीक है, अब देखना सर, नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब समझिएगा, एक ऐसा आप देखो इसको एक पर्सन भी तुम बोल सकते हो या एक इंस्टीट्यूट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एक पर्सन या एक इंस्टीट्यूट। पर्सन क्यों, एक बंदा भी, कोई पर्सन भी हो सकता है जो रेसिडेंट कहलाता है, और एक इंस्टीट्यूट भी हो सकती है, कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था जो है वो भी क्या कहलाती है, वो भी इंस्टीट्यूट कहलाती है। अब सर यहां पे बोला अ रेसिडेंट वेदर अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूट, देखिए बात आ गई कि एक पर्सन हो चाहे एक इंस्टीट्यूट हो, इज वन हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सर ये अगर आपने समझ लिया ये नाम सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, तो समझ लीजिए नॉर्मल रेसिडेंट की कहानी खत्म। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जैसे अगर मान लीजिए हम है, हमारा जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, हमारा जो भी खर्चा है, जो भी इनकम है, जो भी हमारे एक्सपेंसेस है, परिवार हमारा कहाँ है, सब कुछ इंडिया में ही। तो जो हमारा इंडिया में सब कुछ है, तो जो मेरे पैसे हैं वो भी इंडिया में ही खर्च हो रहे हैं, जो मेरा लगाव है, जो मेरा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, जो मेरा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, सब कुछ कहाँ है, इसी कंट्री में। इसलिए हम इस कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं। किस में आते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी में, पहली चीज। दूसरी चीज, इस कंट्री के ऑटोमेटिकली हम क्या हो जाएंगे, नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है,
आम, जिसको हम आम नागरिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आम नागरिक। अब देखिए, लाइज इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री विच ही लिव्स, जिस कंट्री में वो रह रहा है, अगर किसी पर्सन का, मान लीजिए एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए मतलब अभय मान लो, मिस्टर अभय मेरा नाम, मिस्टर अभय जो है क्या है, इंडिया में अगर रह रहे हैं, ठीक है, तो इंडिया में अगर उनका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इंडिया में ही लाई कर रहा है, कहां लाई कर रहा है? इंडिया में। मेरा जितना भी पैसा हम अर्निंग है, जितनी भी अर्निंग सोर्स है वो इंडिया में ही है, जितना भी मेरा एक्सपेंस है वो इंडिया में हो रहा है, जो भी मेरे जितने भी काम है, जो भी मेरा परिवार है, सब कुछ कहां है? इंडिया है, सारा मेरा खर्चा वर्चा सब कुछ इंडिया में। तो सर हम इंडिया के ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे? नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? नॉर्मल रेसिडेंट। ऐसे ही सर ये तो बात हुई पर्सन की। अगर कोई इंस्टीट्यूट है, कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूट जिसका जो इंडिया में ही सेटअप है, इंडिया में ही उसका चल रहा है सारा काम, और इंडिया में ही उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी लाई करता है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है, तो वो भी इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट कहला सकता है। क्लियर है? चलिए, अब सेंटर ऑफ ये जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ये होता क्या है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट में देखिए, अब बार बार मैं बोल रहा हूं सर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक, क्या है? क्या ये समझना है क्या? ये अट्रैक्शन नहीं भाई, अट्रैक्शन नहीं, ये अट्रैक्शन सर ये फिजिक्स में आता है। यहां इंटरेस्ट फायदा वर्ड आता है, फायदा। हमारा लगाव किससे है? फायदा किससे है? ये जो है कि सर हमें समझना है। तो लगाव का इन द सेंस कि हमारा जो है कि इकोनॉमिक का मतलब पैसा, इकोनॉमिक का मतलब पैसा, गिव एंड टेक वाला रूल। तो वहां पे जो बोलता है कि द रेसिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अब खेल ये आया कि एक पर्सन है जो इंडिया में ही रह रहा है, उसको भी हम इंक्लूड करते हैं, या जो डोमेस्टिक टेरिटरी के बीच में लोकेट किया गया। भैया समझिएगा ये लोकेटेड का मतलब ये एक पर्सन जो है, अगर कोई बाहरी है, ध्यान से सुनना भाई, कोई बाहरी पर्सन है, कोई फॉरेन से आया बंदा जो है, वो अगर इंडिया में रह रहा है, कितने दिन के लिए? खेल समझना ध्यान से, ये याद रखने वाली चीज है भाई, इसको कभी मत भूलना। मोर देन 1 ईयर, ये कहीं भी आप जहां कहीं से भी आप देख रहे हैं इसको लिख लीजिएगा सर, मोर देन 1 ईयर। एक अगर कभी 1 ईयर भी लिखागा ना, एग्जैक्टली 1 ईयर, तो भी गलत माना जाएगा, तो भी वो बंदा रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। कितना दिन? मोर देन 1 ईयर, 1 साल से एक भी दिन ज्यादा हुआ, वो तुरंत इंडिया का क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। कब? लेकिन अंडर अ सर्टेन कंडीशन। कब वो बनेगा इंडिया का रेसिडेंट? जब उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी कहां लाई करेगा? इंडिया में। मतलब एक फॉरेन, आप सिंपल आसान भाषा में समझिएगा, एक फॉरेन का बंदा है, वो जो है इंडिया आया, साल भर से वो इंडिया में ही है, इंडिया में ही जॉब कर रहा है, इंडिया में ही उसके सारे काम चल रहे हैं, सब कुछ इंडिया में, उसका परिवार इंडिया में, उसके बीवी बच्चे इंडिया में, सारा खर्चा उसका इंडिया, मतलब उसको बाहर से भी कोई मतलब नहीं है। तो दैट मींस वो इंडिया का 1 साल से ज्यादा रह रहा है, तो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा, क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी कहां लाई कर रहा है? इंडिया में ही लाई कर रहा है। तो आपको ये थोड़ा सा ये होगा कि सर आप कैसे कह सकते हैं कोई भी बाहर का बंदा आके जो है कि नॉर्मल रेसिडेंट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई बाहर से बंदा आएगा तो जाहिर सी बात है सर, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कोई बाहर से, तब तो ऐसे तो कोई भी आ सकता है, रह सकता है इंडिया में, नहीं, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट कहला सकता है। सर बाहर का कोई बंदा अगर इंडिया में आ रहा है, पहली चीज वीजा या पासपोर्ट के थ्रू आ रहा है, गवर्नमेंट वहीं से चेक कर ली, देन उसके बाद अगर वो यहाँ रह रहा है तो उसके अकाउंट्स, होल्डिंग, सारी चीजें, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी चीजें बन रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो लीगल तरीके से रह रहा है सर। क्या रह रहा है? लीगल तरीके से। जब वो लीगल तरीके से रह रहा है तो सर आप ये कह ही नहीं सकते कि वो इलीगल तरीके से आके सेट हो सकता है। सारी चीजें, सब कुछ वो गवर्नमेंट के नजर में है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कोई भी पर्सन जो इंडिया का है वो तो ऑटोमेटिकली नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएगा, क्योंकि वो यहीं पैदा हुआ, यहीं रह रहा है, यहीं पे उसका इंटरेस्ट लाई कर रहा है। लेकिन हम आप जैसे लोग, अगर कोई फॉरेन से बंदा आया और इंडिया में रह रहा है, 1 साल से ज्यादा लगातार रहा, उसके बाद उसका सारा काम जो है कहाँ? इंडिया में ही हो रहा है, जितने भी उसके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इंडिया में ही चल रहा है, सारी चीजें इंडिया में,
तब वो इंडिया का क्या बन जाएगा सर, वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी आप लोगों को। देन उसके बाद अगला, द रेसिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग। देखो वही चीज जो मैंने अभी जस्ट आपको डिस्कस किया, जो भी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, किस चीज की, अर्निंग की, किस चीज की, अर्निंग की, वो जो भी पैसा वो अर्न कर रहा है वो कहां से कर रहा है, डोमेस्टिक एक्टिविटीज। स्पेंडिंग, खर्चा भी कहां कर रहा है, डोमेस्टिक लेवल पे इंडिया में ही खर्चा कर रहा है, फ्रॉम दैट लोकेशन, कहीं भी जहां कहीं भी वो रह रहा है वहीं से अर्न कर रहा है, वहीं पे खर्चा कर रहा है, सारी चीजें वहीं, तो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। अब आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूं। अगर मान लो कोई टूरिस्ट आता है, कौन आता है, टूरिस्ट, फॉरेन से घूमने आया इंडिया, कहां से आया, फॉरेन से इंडिया घूमने आया। अब भैया मान लो 1 महीने के लिए आया, तो 1 महीने के लिए अगर इंडिया में आया, वो इंडिया में कोई भी पैसा खर्च करता है तो आपके दिमाग में आएगा सर ये स्पेंडिंग, सर ये तो पैसा खर्च कर रहा है ना इंडिया में, 1 महीने के इंडिया में, पॉइंट ऑफ नहीं सर 1 महीना मुझे नहीं देखना, मुझे ये देखना वो बंदा रह क्या रहा है, उसकी अर्निंग का कहां से है, अर्निंग उसकी फॉरेन से थी, कहां से थी, फॉरेन से, तो फॉरेन से अर्निंग, पहली चीज, पहला कॉन्सेप्ट वहीं पे कटा। दूसरा कॉन्सेप्ट कहां कटेगा कि वो इंडिया में सिर्फ घूमने के पर्पज से आया था, एक साल से ज्यादा रह रहा है वो, तो सर कोई भी देखिए, कोई भी घूमने आएगा तो 1 साल तक नहीं घूमने आएगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना मैक्सिमम, ठीक है। ये आएगा तो वो किसी काम से फिर आएगा, वो आएगा अगर तो किसी काम से आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं, तो वो अलग चीज हो जाएगा, वो वहां नहीं। यह सिर्फ हमने टूरिस्ट की बात किया कि कोई बंदा अगर घूमने के पर्पज से आया और पैसा खर्च कर रहा है इंडिया में, तो वो थोड़ी नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएगा। नॉर्मल रेसिडेंट वो बंदा बनेगा फॉरेन वाला जो कि क्या कर रहा है, आ रहा है, यहीं रह रहा है 1 साल से ज्यादा, 1 साल के अंदर रहेगा ना, नहीं आएगा भाई, 1 साल भी होगा तो नहीं आएगा, 1 साल से जैसे ही ज्यादा हो जाएगा, और इंडियन गवर्नमेंट ये देख रही है कि हाँ ये बंदा 1 साल से यहीं रह रहा है, यहीं पे कमा रहा है, यहीं खर्चा कर रहा है, सारी चीजें इनका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको नॉर्मल रेसिडेंट इंक्लूड करना कंसिडर करना शुरू कर देती है। बोलो भैया समझ में आया क्या, ये उम्मीद है ये आपको एक छोटी सी चीज जो है ना वो समझ में आ गई होगी, एकदम से छोटी चीज जो ये थी वो समझ में आई कि हाँ जो है क्या है, ये चीज है कि खर्चा भी यहीं, अर्निंग भी यहीं। तो फिर से अगर एक ओवरव्यू किया जाए तो नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, वो पर्सन या एक इंस्टीट्यूट जो कहां रह रहा है, वो जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां लाई कर रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी में ही लाई कर रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज कि उसमें मैंने बताया कि पर्सन भी हो सकता है, इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। उसके बाद मिस्टर अभय, हमने अपना एग्जांपल भी लिया, ठीक है, एक एग्जांपल लिया कि मिस्टर अभय इंडिया में ही रह रहे हैं, इंडिया में उनका पैसा खर्च हो रहा है सब कुछ, तो जो है कि यहीं के नॉर्मल रेसिडेंट ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा। अब देखो इंडिया के डोमेस्टिक लेवल पर रहने वाले बंदों के लिए 1 साल की जरूरत नहीं पड़ती, याद रखिएगा। ये 1 साल वाली कंडीशन, 1 साल से ज्यादा वाली कंडीशन किसके लिए है, फॉरेन वालों के लिए। इंडिया में जो रह रहे हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ कितने दिन, वो जब पैदा हो गए यहीं पे है, यहीं पे उनका लाई कर रहा है इंटरेस्ट, तो वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। क्लियर है। देन उसके बाद हम लोगों ने बात किया क्या क्या, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या था। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब कि एक रेसिडेंट जो कहां रह रहा है, उसी कंट्री में रह रहा है, या लोकेटेड मतलब कहीं से आके बसा हुआ है, कहीं दूसरी जगह से आके हमारे कंट्री में आ गया। देन उसके बाद द रेसिडेंट कैरीज आउट बेसिक, जितनी भी उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, कमाना, खर्चा करना, सारी चीजें, वो सब किस में चाह रहा है, इसी लोकेशन पे जहां पे वो रह रहा है। क्लियर है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब समझ रहे होंगे आप। इकोनॉमिक, सर आप बिजनेस में पढ़े होंगे इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक पढ़ा होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दूसरा पढ़ा होगा नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है कि जहां पे हम कोई सर्विसेज दे रहे हैं, कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और हमें अर्निंग का मोटिव है। हमारा मोटिव क्या है, अर्निंग, हम अर्न करने के पर्पज से कोई काम कर रहे हैं तो वो इकोनॉमिक में चला जाएगा। और अर्न करने के पर्पज से ना करें, कोई भी ऐसे ही कोई काम करते रहे, लाइक घर में हम कोई भी काम कर रहे हैं, वो किस में जाएगा, नॉन इकोनॉमिक में जाएगा। किस में जाएगा भैया, नॉन इकोनॉमिक में। तो यही चीज वो कह रहा है कि उसका अर्निंग, इकोनॉमिक, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अर्निंग और स्पेंडिंग का वो कहां होना चाहिए सर, इसी कंट्री में होगा तो वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। क्लियर है। चलिए, उम्मीद है ये टॉपिक आपको एकदम क्लियर समझ में आया होगा। देन उसके बाद सर अगला जो नाम आता है दैट इज, क्या होता है सर, सिटीजनशिप।
एक नाम आया सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप। एक्चुअल में देखिए ये नाम मुझे पढ़ाने की जरूरत पड़ी क्यों, रीजन ये है कि हमें जो है यही जो हमने पढ़ा ना नॉर्मल रेसिडेंट, वहीं से दो नाम निकल के आता है। एक नाम निकल के आता है सिटीजनशिप, दूसरा नाम निकल के आता है रेसिडेंटशिप। अब देखिए सिटीजनशिप क्या होता है यह समझिएगा। सर सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? सिटीजनशिप हिंदी में इसको बोलते हैं सर क्या, नागरिक। क्या बोलते हैं? नागरिक। ठीक है। सिटीजनशिप क्या बोलता है कि इट इज बेसिकली अ लीगल कॉन्सेप्ट। ध्यान से सुनना सर, ये लीगल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसलिए हाईलाइट मैंने किया। लीगल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि लीगली ये चीज होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सर क्या बोला मैंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हमें एक लीगल तरीके से बोलता है तुम इंडिया में के नागरिक हो, तुम इंडिया के सिटीजन हो। समझ में आया? हम सिटीजन के कॉलम में लिखते हैं ना, फॉर्म हम कहीं भरते हैं तो हम सिटीजन के कॉलम में बिना कुछ सोचे समझे इंडियन लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? हमारे पास एक लीगल राइट है, हमारे पास एक लीगल कॉन्सेप्ट है कि हम इंडिया के ही सिटीजन हैं। कैसे? बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ। अब सबसे बड़ी बात, हम एक जगह उसी जगह पैदा हुए जहां पे हम पैदा हो रहे हैं, और या कोई हम लीगल प्रोविजन, फॉर एग्जाम्पल समझिएगा सर, इसको सब बेहतर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर सौरभ, ये हम लोगों के कॉमेट इंस्टीट्यूट के सबसे जाने माने चहेते एग्जाम्पल हैं। ठीक है, मिस्टर सौरभ, ये हमारे राज दुलारे हैं कॉमेट इंस्टीट्यूट के। तो मिस्टर सौरभ अगर मान लीजिए रहते हैं कहां, युगांडा में। ठीक है, युगांडा कंट्री। ठीक, अब ये मिस्टर सौरभ, अब ये मत कहना कि सर युगांडा में है तो इसका क्या मतलब, सर लग तो रहे इंडियन। नहीं सर, कुछ भी नाम हो सकता है, नाम तो कोई भी रख दीजिए। मिस्टर सौरभ युगांडा में रहते थे। वो जो है कि अब चाह रहे हैं कि कॉमेट इंस्टीट्यूट में हमें पढ़ाना है। कहां पढ़ाना है? कॉमेट में। अब भाई उनका मन नहीं मान रहा है, युगांडा से उनको लगा कि नहीं नहीं चलते हैं इंडिया, इंडिया में कॉमेट में पढ़ाना है। तो सर ये इंडिया आ रहे थे, इनको युगांडा में नई जगह मिली, तो या गलती से जो है कि ये इनको युगांडा में जगह नहीं मिल रही तो ये इंडिया आने लगे। ठीक है, इंडिया में जब वो आए, ध्यान से सुनना बच्चे, इंडिया में आए तो ये इंडियन गवर्नमेंट के पास क्या किए, इंडियन गवर्नमेंट के पास एक, ये देखो एक्चुअल में ये यहां के रहने वाले नहीं थे इंडिया के, ये युगांडा से चले इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट के पास इन्होंने एक लीगल अप्लाई किया, हम भारत सरकार से एक लीगल तरीके से इंडियन सिटीजनशिप डिमांड करते हैं, प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें इंडियन सिटीजन दीजिए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा थोड़ी फ्री बांट रहे, अच्छा मिस्टर सौरभ है चलो तुम आओ भाई, नहीं, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले ये ढूंढेगी, सर्च करेगी, पूरा कंसीडर करेगी कि क्या इनको इंडिया का सिटीजन बनाना सही है। तो जब इस पॉइंट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारे डॉक्यूमेंट्स इनसे मांगेगी, चलो ये डॉक्यूमेंट दे दिए, क्रिमिनल टाइप के नहीं थे, या कोई किसी को लेके भागे नहीं, या जो है कि कुछ ऐसा कुछ कर्मकांड करके भागे नहीं है बना युगांडा से। तो ये जो है क्या किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब इस चीज पे एश्योर हो जाती है तब आती है दूसरी चीजों पे। दूसरी चीज क्या थी कि क्या इनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई कर रहा है, क्या इंडिया को इनसे कोई बेनिफिट है। सारे, तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सारे जवाब हाँ मिल रहे हैं, हाँ यार ठीक है सही है, इनसे बेनिफिट है, ये टैक्स पे करेंगे इंडिया को, ये अच्छा खासा इनकम जनरेट करेंगे, ये वो दुनिया भर की चीजें, तो जब सारे पॉइंट्स पे इंडिया जो है एक्सेप्ट कर लेती है तब इंडिया इनको लीगली जो है क्या बोलती है, ठीक है मिस्टर सौरभ आज से हम आपको इंडियन सिटीजनशिप लीगल अथॉरिटी देते हैं, आप इंडिया के सिटीजन माने गए। ठीक है, तो वही वो बोला कि एक तो पर्सन राइट फ्रॉम बर्थ, पैदा जहां हुआ है वहीं रह रहा है, उसका मां बाप वहीं पे रह रहा है। अब ये सर आप देखिए पैदा होने वाले में थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि एक प्रेग्नेंट लेडी जो है कि फॉरेन फ्लाइट से जा रही है, अब वो थी इंडियन और वो पहुंची रशिया गई, अब मान लो उसका बच्चा वहीं पे जो है कि रशिया में पैदा हो गया, तो सर क्या वो बच्चा रशिया की सिटीजनशिप, नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता।
आपको उस पॉइंट में ये देखना है, ये मिथ है एक जो है कि हम ऐसे कंसीडर, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेता है क्या वो बच्चा रशिया की सिटीजनशिप उसको मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी सर। हां तब मिलेगी जब रशिया की गवर्नमेंट खुश होके एज अ गिफ्ट उसको दे कि हां ठीक है तुम हमारे यहां पैदा हुए, चलो लो हैप्पी बर्थडे गिफ्ट लो, तुमको हम रशिया की सिटीजनशिप दे रहे हैं, ठीक है, तब वो बच्चा जो है कि रशिया की सिटीजनशिप होल्ड कर सकता है। वरना रशिया चाहे तो उसको कोई सिटीजनशिप नहीं देगी, कोई नागरिकता नहीं देगी, सीधे कहती है क्या कि भैया ठीक है वो तो आया पैदा हुआ, उसके बाद चलो किसी कंडीशन से गया। तो एक है कि राइट फ्रॉम द बर्थ का मतलब कि आप पैदा जहां पे हुए, आपका माँ बाप भी वहीं पे रहने वाला है, तब आपका माँ बाप वहीं पे रहने वाला है और आपका जब से पैदा हुआ तब से वहीं पे है, आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वहीं पे लाई कर रहा है, तो आप इंडिया का ऑटोमेटिकली सिटीजन बन जाएंगे। और दूसरा, आपने कुछ लीगल प्रोविजन किया जिससे गवर्नमेंट अलाउ कर रही है आपको सिटीजन बनने के लिए। ये मिस्टर सौरभ का एग्जांपल, ठीक है। आपने और एग्जांपल देखा होगा, अक्षय कुमार एक और एग्जांपल बहुत अच्छा है। अक्षय कुमार ने क्या किया? अक्षय कुमार कनाडा के रहने वाले थे, कनाडा से वो आए इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट ने उनको सिटीजनशिप दे दिया। क्यों दे दिया भाई? अक्षय कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, फिर मूवीज में जो है, मूवीज के थ्रू इंडिया में जो है कि टैक्सेस आ रहे हैं, दुनिया भर के टैक्सेस पे कर रहे हैं, सारी चीजें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि कोई दिक्कत तो है ही नहीं इस बंदे के रहने से हमारे कंट्री में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको सिटीजनशिप दे दी, ठीक है। तो वो चीज देखती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्लियर है। तो इसीलिए इसको लीगल कॉन्सेप्ट बोला जाता है। कौन सा कॉन्सेप्ट? लीगल बस यही वर्ड बना कि भाई हम लीगली तुमको दे रहे हैं, ऐसे ही तुम नहीं वो कर सकते, इंक्लूड नहीं कर सकते। अब देखिए सेकंड जो नाम आता है दैट इज रेसिडेंटशिप। क्या होता है रेसिडेंटशिप? का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं निवासी। क्या बोलते हैं सर? निवासी। हम कहां के रहने वाले हैं? तो सर अब देखिए रेसिडेंटशिप का मतलब क्या होता है कि एन इंडिविजुअल is a normal resident of a country if he ordinarily resides in the country for a period of more than 1 year। वही सर मैंने जस्ट अभी बताया ना, नॉर्मल रेसिडेंट में 1 साल से ज्यादा, मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा अगर कोई पर्सन 1 साल से ज्यादा किसी कंट्री में लगातार रह रहा है, देखिए ये वर्ड याद रखिएगा, कंटिन्यूअस, लगातार रह रहा है, और उसका पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहां लाई कर रहा है? उसी कंट्री में लाई कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या कहलाएगा सर? वो इंडिया का जो है कहलाएगा रेसिडेंट। क्या कहलाएगा? इंडिया का रेसिडेंट। पहला चीज 1 साल से ज्यादा, दूसरी चीज क्या? उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहां लाई करना चाहिए? इंडिया में लाई करना चाहिए। अब देखिए एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन अराइज होता है, तुरंत एक क्वेश्चन बना कि क्या जो है समझिएगा, क्या जो है कि एक बंदा चाइना का है, ध्यान से समझिएगा, क्या एक चाइना का बंदा इंडिया का रेसिडेंट, इंडिया का क्या रेसिडेंट और चाइना का सिटीजन बन सकता है? एक ही टाइम पे एक कंट्री का सिटीजन और दूसरे कंट्री का रेसिडेंट बन सकता है? बिल्कुल हां सर, जवाब होगा हां। क्यों? क्योंकि सर अब कंडीशन आएगी कि मान लीजिए वो इंडिया में मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा इंडिया में, मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा इंडिया में रह रहा हो और इंडिया में ही उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई कर रहा हो, तो वो सर कहलाएगा रेसिडेंट, ऑटोमेटिकली रेसिडेंट कहलाएगा इंडिया का। और सिटीजनशिप इसलिए नहीं दिया गवर्नमेंट क्योंकि उसने जो है सिर्फ वो कमाने के पर्पज से आया था, यहीं रह के कमा रहा है, उसके बाद चला जाए, तो इसीलिए वो चाइना का तो सिटीजन है क्योंकि वो चाइना का ही रहने वाला था, ठीक है। तो एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक बंदा एक कंट्री का सिटीजन हो सकता है, तो दूसरी कंट्री का क्या बन सकता है? रेसिडेंट बन सकता है। बात समझ में आया सर? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, कई जगहों पे आप लोगों को फंसाता है कि कैन अ पर्सन बी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड रेसिडेंट ऑफ अनदर। बिल्कुल सही जवाब है सर, हाँ सर हो सकता है। एक लेकिन चीज है, 2 कंट्री के रेसिडेंट आप नहीं बन सकते एक टाइम में, 2 कंट्री के आप रेसिडेंट नहीं हो सकते। रेसिडेंट एक ही जगह के हो सकते हैं, बट सिटीजन आप एक से ज्यादा कंट्री के भी हो सकते हो। सिटीजन आप कई कंट्रीज के हो सकते हो, बट बच्चे जो रेसिडेंट होता है वो एक ही जगह के हो सकते हो। चाहे तुम किसी कंट्री के सिटीजन हो, उससे मतलब नहीं है, रेसिडेंट किसी एक कंट्री के हो सकते हो। लाइक अगर हमारे पास जो है कि यूएसए का भी सिटीजनशिप है, अगर मान लो इंडिया के तो हम ऑटोमेटिकली सिटीजन है, देन उसके बाद हमें रशिया का भी सिटीजन, तो ये है कि ये तो सिटीजनशिप है,
हम कहीं भी जाएं, लेकिन इन तीनों जगहों में से हो सकता है हम किसी एक ही जगह रह के कमा रहे हो। ये मैंने लीगली लिया वहां की गवर्नमेंट से, वहां की गवर्नमेंट से हम एक लीगली तरीके से अडॉप्ट किए कि ठीक है चलो हमें मिल गया। बाकी जो है क्या है, रशिया, यूएसए, ये सारी चीजें जहां हम रह रहे हैं वहीं के रेसिडेंट कहलाएंगे। तो एक टाइम पे एक ही जगह का रेसिडेंट, कई जगह के सिटीजन हम हो सकते हैं। क्लियर है? चले, उम्मीद है ये समझ में आया होगा आप लोगों को। देन उसके बाद आते हैं सर हम अपने अगले टॉपिक के, इंपॉर्टेंस ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेसिडेंट। अब थोड़ा सा हम देखते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेसिडेंट, इस टॉपिक को थोड़ा सा अब हम यहीं पे जो है कि डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेसिडेंट, सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप को क्यों एक इवेल्युएशन कर रहे हैं, कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या बढ़ मिला हमें कि डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेसिडेंट के कुछ इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरत है। तो सर देखिएगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेसिडेंट आर इंपॉर्टेंट टू एस्टिमेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट। अब सर ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, तो कोई भी ध्यान से सुनना, कोई भी प्रोडक्ट अगर डोमेस्टिक लेवल पे बन रहा है, किस लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे बन रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और कोई भी प्रोडक्ट अगर नेशनल लेवल पे बन रहा है, किस लेवल पे, रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अब सर रेसिडेंट ऑफ द कंट्री मतलब इंडिया में भी रह सकता है और इंडिया के बाहर भी जाके बना सकता है। लाइक अंबानी की अगर हम बात करें, अंबानी जो है इंडिया का रेसिडेंट है, वो जाके यूएसए में कोई भी गुड्स बना रहा है, कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है, चाहे गुड्स बना रहा है, तो सर वो भी किस में आएगा, वो नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नेशनल प्रोडक्ट। समझ में आया। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, जब अंबानी वही प्रोडक्ट किस में, कहां बनाएगा, इंडिया में बनाएगा। कहां बनाएगा मेरे भाई, इंडिया में बनाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा तुम्हारा जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगर वही अंबानी जो है फॉरेन जाके कोई भी गुड्स बनाए तो वो क्या कहलाएगा, नेशनल प्रोडक्ट। बस डिफरेंस इस बात का है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, ध्यान से सुनना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे बनता है, मतलब सिर्फ इंडिया की जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अगर कोई भी गुड्स या सर्विसेज बन रही हैं वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगी। क्लियर है। और जो इंडिया के बाहर बनती है, लेकिन बनाने वाला कौन, इंडिया का ही रेसिडेंट। कौन, इंडिया का रेसिडेंट, इंडिया का रहने वाला बाहर जाके बना के फिर वापस इंडिया आ रहा है, तो सर वो कहलाता है नेशनल प्रोडक्ट। क्या कहलाता है बच्चा, नेशनल प्रोडक्ट। समझ में आया। तो ये जो नॉर्मल रेसिडेंट है ना, ये इंडिया का भी बंदा हो सकता है और इंडिया के बाहर का भी बंदा हो सकता है। क्लियर है। बस ये है कि वो इंडियंस है, वो कहीं भी रह सकता है, कुछ भी कर सकता है। क्लियर। तो सर उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा सर, हम लोगों ने पढ़ा, आपको दो तीन चीजें पढ़ी। लाइक सबसे पहले हम लोगों ने सिटीजनशिप पढ़ा। उससे पहले सर हम लोगों ने, जरा देखिएगा, आप लोगों को एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगा कि हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट में हमने आपको जस्ट बताया कि एक पर्सन होता है या एक इंस्टीट्यूट होता है जो कहाँ रहता है, उसी कंट्री में रहता है और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं लाई करता है। क्लियर है। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं आया। तो ये सारी चीजें एक कंडीशन में आती हैं। ठीक, चलिए जरा हम एक अगले अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं जरा, और देखते हैं जरा सर क्या, दैट इज, जरा देखिएगा इसको, एक नाम हमने लिख रहे हैं, जरा इसको हम लोग पढ़ चुके हैं सर, इसीलिए मैं इसको रिवीजन कर रहा हूं। जरा एक नाम आप पढ़ेंगे, फैक्टर इनकम, ये हम लोग अपने पहले चैप्टर में पढ़ चुके थे। और दूसरा नाम होता है ट्रांसफर इनकम। इसीलिए इसको मैं स्लाइड के थ्रू नहीं लाया, आपको लिख कर समझा रहा हूं, बिकॉज मैं इस चीजों को डिस्कस कर चुका हूं अपने क्लास में, पिछले क्लासेस में, और पढ़ा चुके हैं। फिर से समझिएगा सर, ये फैक्टर इनकम क्या होता है, ट्रांसफर इनकम। जब भी किसी नाम के सामने फैक्टर लग जाए, चाहे पेमेंट वर्ड यूज जाए, चाहे इनकम वर्ड यूज हो जाए, तो सर फैक्टर का मतलब ही होता है टू साइडेड। क्या मतलब होता है सर, टू साइडेड। क्लियर है। और जैसे ही किसी नाम के आगे ट्रांसफर लग जाए, इसी को बोलते हैं वन साइडेड। क्या बोलते हैं, वन साइडेड। इसी को यूनिलेटरल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल। और इसको बोलते हैं सर, टू साइडेड को बोलते हैं बाइलेटरल। क्या बोलते हैं, बाइलेटरल। ठीक है।
एक यूनिलैटरल, दूसरा बाइलैटरल। ठीक है, ये होता है सर ट्रांसफर और फैक्टर के बीच की एक छोटी सी डिफरेंस। अब सर समझिएगा, ये इसको अगर एक तरीके से समझे तो फैक्टर का मतलब क्या होता है, गिव एंड टेक। जब हम कोई भी सर कोई भी पैसा हम दे रहे हैं, कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं, उसके रिटर्न में अगर हमें कुछ मिल रहा है, कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं उसके रिटर्न में हमें कुछ मिल रहा है, तो वो हमारे लिए फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फैक्टर। आप पढ़े भी होंगे सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, पढ़े होंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कई चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। पहला क्या था, लैंड, दूसरा क्या था, लेबर, तीसरा क्या था, कैपिटल, और चौथा क्या था, एंटरप्रेन्योरशिप। ये चार चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। लैंड का हमें क्या मिलता था, रेंट। लेबर का क्या मिलता था हमें, वेजेस। कैपिटल का क्या मिलता था, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मिलता था, प्रॉफिट। तो सर देखिए, अगर कोई हाउस होल्ड सेक्टर ये दे रहा था तो उसको इसके बदले में ये पैसे भी तो मिल रहे थे, हाँ या ना। तो कहीं ना कहीं एक चीज दिया तो दूसरी चीज हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो ऐसी चीजें किस में चली जाती हैं सर, फैक्टर में चली जाती है। किस में चली जाती हैं, फैक्टर में। और ट्रांसफर में क्या होता है, वन साइडेड यूनिलैटरल। मतलब एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल है गिफ्ट्स। सर हम अगर गिफ्ट्स देते हैं किसी को तो जरूरी नहीं है कि रिटर्न में हमें कोई गिफ्ट मिले। तो वही वो बोला कि अगर हम कुछ प्रोवाइड करें उसके रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिलता है, तो ये जो है कहलाता है क्या, यूनिलैटरल। इसका एक और बेहतरीन एग्जांपल है ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन, पेंशन जो ओल्ड एज, जो रिटायर्ड पर्सन को पेंशन मिलती है, वो पेंशन क्या कहलाती है। क्या वो कोई सर्विस देने जा रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, फिर भी उनको पैसा मिल रहा है, तो वही पैसा जो है गवर्नमेंट दे रही है, तो उसी को क्या बोलते हैं सर कि विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज पैसा मिल रहा है। क्लियर है। तो सर ये चीज समझिएगा, यूनिलैटरल और बाइलैटरल आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद टू साइडेड और वन साइडेड। एक बहुत बड़ी चीज बताने जा रहे हैं, दैट इज ये क्लेमेबल होता है। क्या होता है, क्लेमेबल। क्लेमेबल का मतलब अगर हम कोई सर्विस दिए और हमें पैसा नहीं मिला तो सर हम केस भी कर सकते हैं, लीगल तरीके से उससे जो है फाइट कर सकते हैं। क्लियर है। बट ट्रांसफर ये नॉन क्लेमेबल होता है। क्या होता है, नॉन क्लेमेबल। नॉन क्लेमेबल का मतलब होता है कि हम क्लेम नहीं कर सकते। हम सामने वाले को अगर गिफ्ट दिए उससे हम ये नहीं कर सकते कि उसको केस कर दिए कि नहीं नहीं तुम हमको गिफ्ट नहीं दिए तो हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे। ऐसा नहीं होता है सर। क्लियर है। तो सर हम लोगों ने देखिए आज टॉपिक्स जो कवर की, दैट वाज कि नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी हम पढ़ चुके हैं, नॉर्मल रेसिडेंट पढ़ लिया हम लोगों ने। देन उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या, सिटीजनशिप। देन उसके बाद हम लोगों ने रेसिडेंटशिप पढ़ा। देन उसके बाद हम लोगों ने फैक्टर इनकम पढ़ा और ट्रांसफर इनकम पढ़ा। क्लियर है। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। हम एक छोटे छोटे वीडियोस से आपको चीजें देते चलेंगे, क्योंकि हमें बड़ी वीडियोस देने से क्या होता है कि ना हमें आपको बोर नहीं करना है, हमें आपको इंजॉय कराना है, हमें आपको इंजॉय करते हुए पढ़ाना है। तो इस चीज को जो है कि उम्मीद रखते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सर अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करें। आपके जो है जितने भी डाउट्स हैं वो मैं अगली क्लास में जो है कि आपको क्लियर कर दूंगा, उन टॉपिक्स को क्लियर करा दूंगा, एक बार रीडिस्कस करा देंगे। और हम एक लास्ट में एक ओवरव्यू टॉपिक भी देंगे आप लोगों को। सारी चीजें आपको प्रोवाइड होंगी। क्लियर है। बस आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें कॉमेट परिवार की तरफ से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।